हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमारे पहले वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? मेगस्थनीज। दोस्तों, यदि इस मेगस्थनीज की बात करें तो ये मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। इस सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो ये यूनान का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? यूनान का शासक था। और इसी सेल्यूकस निकेटर ने इस मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से किस पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है? यानी दोस्तों, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इस पुस्तक में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो दोस्तों किस वंश के बारे में वर्णन मिलता है? मौर्य वंश के बारे में वर्णन। दोस्तों, इस कौटिल्य के दो नाम और हैं, एक है चाणक्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त। दोस्तों, एग्जाम में कभी चाणक्य के नाम से पूछा जाता है, कभी विष्णुगुप्त के नाम से पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह क्या था? यानी मौर्य जो राजवंश था उसका चिन्ह क्या था? तो दोस्तों क्या था? मयूर पक्षी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील बनवाई थी? तो दोस्तों, सुदर्शन नामक जो झील है वो पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाई थी। दोस्तों, ये जो पुष्यगुप्त वैश्य है इस सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था। क्या था दोस्तों? राज्यपाल। और ये राज्यपाल किसने बनाया था? तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे राज्यपाल नियुक्त किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजत्व केवल सबकी सहायता से ही संभव है, सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकता, किसका कथन है? तो दोस्तों, यह कथन है वो अर्थशास्त्र में दिया गया है। दोस्तों, पूरे प्रश्न को यदि समझते हैं दोबारा, तो राजत्व केवल सबकी सहायता से ही संभव है, यानी शासन प्रणाली है वो सभी की सहायता से संभव है। जिस प्रकार से एक पहिया वाहन को नहीं चला सकता, उसी प्रकार से एक व्यक्ति शासन को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चाणक्य कौन से वर्णाश्रम धर्म, यानी चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का क्या था? तो दोस्तों पोषक था। पोषक का मतलब आगे बढ़ाने वाला या पोषण करने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मौर्यों का सर्वप्रथम नियंत्रण किस भाग पर हुआ? दोस्तों, भारत का कौन सा हिस्सा है जिस पर मौर्यों का सबसे पहले साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना कौन से भाग में हुआ था? उत्तर पश्चिम भाग में। दोस्तों, इस क्षेत्र में सबसे पहले मौर्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौर्यों का चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन के समय राजधानी क्या थी? यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था उस समय में उनकी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजधानी थी पाटलिपुत्र। दोस्तों, यदि इस पाटलिपुत्र की बात करें तो जो पाटलिपुत्र है वो बिहार की राजधानी है, वर्तमान में पटना उसका प्राचीन नाम था। यानी वर्तमान जो पटना है उससे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, यह जो पाटलिपुत्र है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में किसकी शिष्यता ग्रहण की थी? तो दोस्तों, किसकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी? भद्रबाहु की। यानी जीवन के अंतिम समय में यह भद्रबाहु के शिष्य बन गए थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को अपना मंत्री बनाया, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। दोस्तों, यदि हम अभिलेख की बात करें, सबसे पहले अभिलेख की बात करें
तो जो अभिलेख है, यह अभिलेख किसी ताड़पत्र के ऊपर लिखित होता है, यानी लिखित जो स्वरूप है इतिहास का वो ही क्या है, अभिलेख। एक होता है दोस्तों शिलालेख, एक है शिलालेख। दोस्तों किसी पत्थर या चट्टान पर, किसी पत्थर या चट्टान पर जो कुछ भी खोदा जाता है या लिखा जाता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, शिलालेख कहलाता है। चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वेश्य को अपना मंत्री बनाया था और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दोस्तों इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो यह संस्कृत का पहला अभिलेख है। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, बिंदुसार की मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? यानी बिंदुसार के जो मंत्री परिषद थी इसका प्रधान क्या कहलाता था, या प्रधान कौन था? तो दोस्तों कौन था? खलाटक। तो दोस्तों बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी उसका प्रधान कौन था? खलाटक था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो दोस्तों पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था? अशोक वर्धन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक किन शिलालेखों में मिलता है? यानी दोस्तों जो अशोक महान शासक था इसका नाम अशोक कौन कौन से अभिलेखों में मिलता है या शिलालेखों में मिलता है? तो दोस्तों कौन कौन से में मिलता है? एक है मास्की, एक है गुर्जरा, एक है नेतुर और एक है उदयगोलम। यदि दोस्तों इस मास्की की बात करें तो ये रायचूर जिला कर्नाटक में है, रायचूर जिला कर्नाटक में स्थित है मास्की अभिलेख। दोस्तों इस गुर्जरा की बात करें तो यह एमपी के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित है, एमपी या मध्य प्रदेश के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित है। आगे बात करें दोस्तों इस नेतुर और उदयगोलम, तो ये नेतुर और उदयगोलम दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। ये नेतुर और उदयगोलम दोनों कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का शासक था? तो दोस्तों कहाँ का शासक था? उज्जैनी का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक की पुत्री चारुमती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना है, अशोक की पुत्री का जो विवाह है वो नेपाल के शासक देवपाल के साथ में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिव्यावदान में अशोक की माता का क्या नाम मिलता है? तो दोस्तों ध्यान रखना क्या नाम मिलता है? सुभद्रांगी मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग किसे कहा गया? यानी प्राचीन समय में कलिंग किसे कहा गया? तो वर्तमान उड़ीसा को क्या कहा जाता था दोस्तों? पहले के समय में कलिंग कहा जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस अभिलेख में मिलती है? तो दोस्तों कौन से नंबर के अभिलेख में मिलती है? 13 नंबर के अभिलेख में। दोस्तों अशोक ने कुल कितने अभिलेख मिलते हैं अशोक के समय के? तो 14 अभिलेख मिलते हैं और इस 13वें अभिलेख में अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था इस कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने राजधानी किसे बनाया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, अशोक ने किसे राजधानी बनाया था? तोसली को राजधानी बनाया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो दोस्तों कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति अपनाई थी। दोस्तों इस धम्म नीति से पूर्व अशोक की नीति थी दिग्विजय की। कौन सी नीति थी? दिग्विजय की नीति अपनाई थी। और जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद में धम्म नीति की घोषणा की थी या धम्म नीति अपना ली थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार अशोक ने व्यापारिक कारणों से कलिंग पर युद्ध किया था?
यानी ये किसने कहा है कि अशोक ने व्यापारी कारणों के कारण कलिंग पर युद्ध किया था? तो दोस्तों एक विद्वान है, उसका नाम है प्लिनी। इस प्लिनी ने कहा था कि अशोक ने व्यापारी कारणों से कलिंग पर युद्ध किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखना कौन था? नंदराज। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस नंदराज के बारे में हमें जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें नंदराज के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? दीक्षित का मतलब किसने शिक्षा दी थी? तो बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। इसने सबसे पहले अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, अशोक के त्रिरत्न हैं, यानी अशोक के त्रिरत्नों के बारे में बताना है। तो दोस्तों अशोक के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म व संघ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के बुद्ध, धम्म व संघ का अभिवादन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों कौन से शिलालेख में मिलता है? भाब्रू शिलालेख में मिलता है। दोस्तों इस भाब्रू की बात करें तो ये जयपुर के बैराठ में है। जो भाब्रू शिलालेख है राजस्थान का जयपुर जिला और बैराठ जो तहसील है इस बैराठ में स्थित है ये भाब्रू शिलालेख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म विजय की चर्चा किस शिलालेख में की है? तो दोस्तों धम्म विजय की जो चर्चा है वो 13वें नंबर के शिलालेख में की है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने राजनीतिक जीवन में हिंसा का त्याग कर दिया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अशोक ने। और एक नीति अपना ली थी धम्म नीति। कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? धम्म नीति। दोस्तों इस धम्म नीति से संबंधित एक संस्कृत में श्लोक चलता है और वो श्लोक है, उपासनिवे बहु कया दया दाने सचे साध्वे माधवे च दम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का आदर्श वाक्य क्या था? तो दोस्तों अशोक की जो धम्म नीति थी उसका आदर्श वाक्य था जियो और जीने दो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने कब व कहां बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया? यानी अशोक के समय में बौद्ध संगीति कहां और कब हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना अशोक के समय तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति हुई। कब हुई थी? तो 261 में। और कहां हुई? तो पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न बन गए। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कब हुई? 261 में। और किसने करवाई थी? अशोक ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जो ये बौद्ध संगीति हुई थी इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। कौन था दोस्तों? मोगलीपुत्र तीस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसी तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। दोस्तों यदि पिटक की बात करें तो पिटक का मतलब होता है पिटारा। क्या होता है दोस्तों? पिटारा। और 3 मुख्य रूप से पिटक हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों अशोक के समय में तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक ये जोड़ा गया था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजतृंगिणी के अनुसार अशोक ने किन नगरों की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजतृंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन नामक नगरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों ध्यान रखना अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? यानी अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना ब्राह्मी व प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आखेटन के त्याग की बात कही गई है? और आखेटन का मतलब होता है शिकार। क्या होता है दोस्तों? आखेटन का मतलब शिकार। यानी शिकार वर्जित कौन से अभिलेख में
या शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों ध्यान रखना 8वें नंबर के शिलालेख में मिलता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मास की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। कहाँ स्थित है? रायचूर, कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अशोक के समय में कितने स्तंभ हैं? तो अशोक के समय के दोस्तों ध्यान रखना कितने स्तंभ हैं? 7 स्तंभ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख है इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों कौशाम्बी की बात करें तो ये जो कौशाम्बी है 16 जो महाजनपद थी, 16 जो महाजनपद थी उनमें से एक थी। और जो वत्स साम्राज्य था इस वत्स साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और दोस्तों और बात करें तो यह जो कौशाम्बी है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये जो कौशाम्बी है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक की प्रशासनिक नीति के बारे में किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों प्रशासन से संबंधित जो नीतियां थी उनसे संबंधित जो लेख हैं दोस्तों 3रे नंबर, 5वां नंबर और 6वें नंबर के शिलालेख में प्रशासनिक नीति के बारे में दिया गया है या लिखा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख पर 7 लेख लिखे हुए हैं या खुदे हुए हैं? तो एकमात्र अभिलेख है और वो अभिलेख कौन सा है? दिल्ली टोपरा अभिलेख। अब दोस्तों अगला प्रश्न है बाराबार व नागार्जुनी पर्वतीय गुफाओं की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? J.H. हैरिंगटन ने 1786 में बाराबार और जो नागार्जुनी पर्वत है यहाँ पर जो गुफा बनी हुई है उनकी खोज की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गिरनार अभिलेख की खोज किसने की? तो दोस्तों ध्यान रखना किसने की थी? जेम्स टोड ने। और कब की? 1822 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बैराट के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान रखना बैराट का जो शिलालेख है वो कार्लाइल ने 1872 में खोजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों निगाली सागर स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों निगाली जो सागर स्तंभ लेख है इसकी खोज की थी फियरर ने 1896 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ की खोज की थी ओर्टेल ने और 1905 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्यों का राजस्थान पर अधिकार की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों बैराट और जो भाब्रू अभिलेख है इन बैराट और भाब्रू अभिलेखों से हमें ये मालूम चलता है कि राजस्थान पर भी मौर्यों का शासन था या राजस्थान पर भी मौर्यों ने शासन किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौर्यों के अधीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? यानी मौर्यों के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा था? बड़ौच बंदरगाह। दोस्तों इस बंदरगाह की बात करें तो ये किसी सागर या महासागर के तट पर ऐसा स्थान होता है जहां पर जहाजें आकर के रुकती है, सामान का लदान करती है, वहां पर सामान उतारती है। अर्थात एक तरह से स्टेशन होता है जल परिवहन का और वो क्या कहलाता है? बंदरगाह। चलते हैं दोस्तों अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। हमारा लास्ट प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो दोस्तों ध्यान रखना क्या था? तक्षशिला। दोस्तों ये जो तक्षशिला है वो गांधार प्रदेश की राजधानी थी। कौन से प्रदेश की? गांधार प्रदेश की राजधानी थी तक्षशिला और शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, साथ में शिक्षा का भी मुख्य केंद्र थी। और वर्तमान में बात करें इस तक्षशिला की तो दोस्तों वर्तमान में यह रावलपिंडी जनपद जो है रावलपिंडी जनपद पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में जो तक्षशिला है वो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।